सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है आलेख। और आलेख का जो मीनिंग होता है ग्राफ। ग्राफ शब्द आप सभी जानते हैं, आलेख को बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है कि आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपका जो 10वीं क्लास का सिलेबस है उसमें केवल एक ही प्रश्नावली दिया गया है और उनके जो कुछ सवाल हैं उनको मैं आपको हल करके बताऊंगा। और सवालों को हल करने से पहले आलेख के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप ले लीजिए ताकि आपको ग्राफ को समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में आलेख या ग्राफ होता क्या है। तो आलेख क्या होता है? एक राशि का किसी दूसरी राशि से क्या संबंध है आंकड़ों के रूप में, या एक राशि में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि में क्या परिवर्तन होता है, इनके संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन को ही हम आलेख या ग्राफ कहते हैं। मतलब आलेख या ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, एक राशि में परिवर्तन के साथ में दूसरी राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? तो उसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान में कपड़ा लेने जाते हैं, तो जब थान वाला कपड़ा हम लेते हैं, कपड़े की लंबाई के हिसाब से हम कपड़े की खरीदारी करते हैं। तो जैसे जैसे कपड़े की लंबाई बढ़ती जाती है तो कपड़े की लंबाई में वृद्धि के साथ में उसके मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। तो कपड़े की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के अनुसार उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, इन दोनों राशियों के बीच जो संबंध है उसको हम आलेख या ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्रिकेट मैच में ओवर के साथ बनने वाले रनों की संख्या में परिवर्तन होना। जैसे अगर कोई 10 ओवर का मैच चल रहा है, 10-10 ओवर का मैच चल रहा है, तो पहले शुरू का जो इनिंग होता है, पहले 2 पारियां होती है क्रिकेट मैच में। तो पहली पारी में मान लीजिए जो 10 ओवर हैं, पहले ओवर में 5 रन बना, दूसरे ओवर में 6 रन बना, तीसरे ओवर में 4 रन बना। इस प्रकार से प्रत्येक ओवर में रनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, या कुछ ओवर में एक जैसे रन भी बन सकते हैं। तो उन आंकड़ों को कि ओवर के बढ़ते क्रम में रनों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब पहले ओवर में कितना रन था, दूसरे ओवर में कितना रन था, इन सब आंकड़ों को हम ग्राफ के द्वारा या आलेख के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यक्ति की उम्र के साथ उसकी ऊंचाई में परिवर्तन। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी साथ में उसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है एक निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं कि जीवन भर उम्र बढ़ते जाएगा तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित उम्र की सीमा होती है, वहाँ तक जो इंसान है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो वो इन दोनों में कि व्यक्ति की उम्र के साथ में उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों के बीच में हम आलेख खींच सकते हैं। इसको आलेख के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में परिवर्तन के साथ उस वर्ग के परिमाप या क्षेत्रफल में परिवर्तन। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है या क्षेत्रफल होता है वो उस वर्ग की जो भुजा होती है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित होता है। तो जब हम उस भुजा की लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ग का परिमाप और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन कितना होगा इन दोनों के बीच में, मतलब वर्ग की भुजा में हम कितना परिवर्तन करते हैं और उसके कारण वर्ग के परिमाप में क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो ये जो संबंध होता है इसको हम आलेख या ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो अंतिम उदाहरण मैंने लिया है, समय में परिवर्तन के साथ साधारण ब्याज में होने वाले परिवर्तन। जब हम कहीं से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो बढ़ते समय के साथ में, और सामान्यतः जो ब्याज लगाया जाता है वो वार्षिक लगाया जाता है और साधारण ब्याज जो है वार्षिक तौर पे लगाया जाता है। तो समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वर्ष जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो साधारण ब्याज में भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये
इन दोनों में जो संबंध होगा कि समय के साथ में ब्याज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इनके बीच भी हम आलेख के द्वारा उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और अनेक उदाहरण हैं जिनके आलेख या ग्राफ को देखकर हम ये जान सकते हैं कि एक राशि में परिवर्तन होने पर दूसरी राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ग्राफ या आलेख से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास किन्हीं भी दो राशियों के बीच का आलेख हमारे पास हो तो उस आलेख को देखकर हम ये जान सकते हैं कि जो दो आंकड़ों के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है उन आंकड़ों में एक आंकड़े में परिवर्तन होने से या एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है हम उस ग्राफ को देख करके समझ सकते हैं। आइए अब जो आलेख या ग्राफ है उसकी सहायता से हम किस प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके जो सिलेबस है कक्षा 10वीं का उसका प्रश्नावली आलेख के अंतर्गत प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1 का ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्नावली 1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आलेख जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ये प्रश्नावली 1 है। और प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 1 में 2 ग्राफ दिए गए हैं और उस ग्राफ से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पूछी गई हैं, उसके जवाब आपको देने हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। नीचे दिए गए 2 आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र के रूप में है। ये 2 ग्राफ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि जो ग्राफ ए है उसमें जो आलेख है वो एक सरल रेखा के रूप में है, ये दिख रहा है आपको, और जो आलेख बी है ये आलेख बी है, इसमें हम देखते हैं तो ग्राफ जो है वो एक वक्र के रूप में है, सरल रेखा के रूप में नहीं है। तो उसका कारण हमको बताना है। इसी में 2 प्रश्न और दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब इस ग्राफ को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको हमको बताना है। और इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह से अलग है, मतलब जो हम आलेख ए को देखकर निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो जो निष्कर्ष है वो आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष, मतलब ये जो आलेख बी है उससे जो निष्कर्ष निकलता है उससे किस प्रकार से अलग है। तो आइए देखते हैं कि जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र के रूप में है। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला आलेख है आलेख ए ये समय के साथ में पौधों की ऊंचाई में जो परिवर्तन है उसको दर्शा रहा है, और आलेख बी जो है वो समय के साथ में चली गई दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शा रहा है। तो जो ये जो ग्राफ बनता है वो दिए गए आंकड़ों के हिसाब से बनता है, और इसके 2 कारण को हम 2 तरह से लिख सकते हैं कि आलेख ये सरल रेखा क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो इसके आंकड़े हैं आंकड़ों की सहायता से जब हमने ग्राफ बनाया तो ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। और दूसरी रूप से आप ये कह सकते हैं कि चूंकि समय के साथ में पौधों की ऊंचाई एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ में पौधों की ऊंचाई बढ़ रही है और जो ऊंचाई बढ़ने का क्रम है वो एक समान है। तो इसलिए हमको समय और पौधों के बीच पौधों की ऊंचाई के बीच जो ग्राफ प्राप्त हुआ है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है। दूसरे ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि आलेख बी वक्र रेखा के रूप में क्यों हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके जो आंकड़े दिए गए थे वो और आंकड़ों के द्वारा जब हमने ग्राफ बनाया तो इस प्रकार का ये ग्राफ बनता है, और ग्राफ जो है वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये ग्राफ बना हुआ है। अब दूसरे कारण में अगर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि समय के साथ में जो चली गई दूरी है उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, और परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, समय के साथ में चली गई दूरी का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन
जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तीसरे घंटे में, तो तीसरे घंटे से चौथे घंटे के बीच में चली गई दूरी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब हम कोई दूरी इसमें नहीं चलते हैं। उसके बाद चौथे किलोमीटर के बाद में हम फिर से चलना शुरू करते हैं और 1 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुँचते हैं, 5 मील की दूरी तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस ग्राफ में जो समय के साथ में चली गई दूरी है उसमें एक समान परिवर्तन ना हो करके असमान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह जो ग्राफ हमको वक्र के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसके अंतर्गत जो 2 सवाल और पूछे गए हैं। पहला सवाल, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आलेख ए में सप्ताह और पौधों की ऊंचाई के बीच में ग्राफ बना हुआ है। इसको देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ते जा रहा है, पौधों की ऊंचाई भी बढ़ते जा रही है और यह जो ऊंचाई किस प्रकार से बढ़ रही है, एक समान तरीके से ऊंचाई जो है बढ़ रही है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और दूसरे आलेख को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो दूसरे आलेख को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समय के साथ चली गई दूरी में परिवर्तन तो हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यह जो बढ़ोतरी है वो एक समान नहीं है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को देख करके किन्हीं भी 2 राशियों के बीच जो संबंध है उसको हम आसानी से बता सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को मैंने ये ग्राफ कॉपी में लिख लिया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है। एक व्यक्ति के अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया। ये प्रश्न में दिया हुआ है और किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो ये दिन दिए गए हैं, एक तालिका दी गई है प्रश्न में, दिन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और उन दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा जो कि लीटर में है वो कितने हैं वो दिए गए हैं। मतलब पहले दिन में कितना पेट्रोल, पहले दिन के समाप्ति पर लास्ट में कितना पेट्रोल बचेगा, 4 लीटर बचेगा। फिर दूसरे दिन के समाप्ति पर कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। तीसरे दिन के समाप्ति पर 2 लीटर बचेगा। चौथे दिन के समाप्ति पर 1 लीटर बचेगा। 5वें दिन की समाप्ति पर हम जो पेट्रोल की मात्रा हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब पूरा पेट्रोल यहाँ पर खत्म हो चुका रहेगा। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों के मध्य आलेख खींचिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, इसके बीच में हमको आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने का तरीका आपको सीखना है, बहुत आसान सा है। जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से हमको एक आंकड़े को या एक जो राशि है उसको हमको एक्स अक्ष में लेना है और दूसरी राशि को हमको वाई अक्ष में लेना है। इसके पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ अक्षों के बारे में जानकारी, निर्देशांक ज्यामिति जहाँ पर हमने शुरू किया था वहाँ पर मैंने अक्षों की जानकारी दे दी है। तो अक्ष क्या होता है हम जानते हैं। तो जो 2 राशियाँ दी गई है, एक राशि है दिन और दूसरी राशि जो है वो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, तो इनको हम एक को एक्स अक्ष में और दूसरे को वाई अक्ष में दर्शाते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है, दिन को एक्स अक्ष के अनुदिश लिया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को मैंने वाई अक्ष के अनुदिश लिया है। तो ग्राफ किस प्रकार से, जो ग्राफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते वो समझ जाइए, ग्राफ का पेपर इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए कुछ बड़े डिब्बे होते हैं और कुछ छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप पेन जो मैंने लिया है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये इसको एक बड़ा खाना बोलते हैं इतने को, जो कि 1 सेंटीमीटर का वर्ग होता है। इधर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर पूरा 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये 1-1 सेंटीमीटर का ये बड़े खाने होते हैं। उसके अंदर फिर छोटे छोटे और छोटे छोटे ये 10 भाग में से बटा होता है, छोटे छोटे और खाने होते हैं। तो ये जो एक भाग है यहाँ तक की लंबाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, अगर ग्राफ का पेपर सही है तो ये आंकड़े क्या है सामने में रहेंगे तो आपको ग्राफ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने किताब को ही सामने में रख लिया है। ये प्रश्न क्रमांक 2 को हम हल कर रहे हैं, दिए गए आंकड़ों की सहायता से हम ग्राफ बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो आपको बता दिया कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन 2 राशियां होती हैं, उनमें से किसको हमको एक्स अक्ष में लेना है और किसको वाई अक्ष में लेना है। तो हमने क्या किया, ये जो दिन है उसको हमने एक्स अक्ष में ले लिया, ये एक्स अक्ष हो गया,
और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को हमने ये y अक्ष में ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम पैमाना लेते हैं। तो पैमाना किस प्रकार से लेते हैं कि x अक्ष पर जो ये बड़े खाने हैं, दिन को हम किस प्रकार से ले रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक को हमने एक दिन माना, कहाँ से कहाँ तक को 2 दिन माना, उस प्रकार से ये पैमाना हमको लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या किया है, ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब एक जो बड़ा खाना है उसको हमने क्या मान लिया है, 1 दिन मान लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। इस प्रकार से ये दिन जो है वो आगे x अक्ष में बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को हमको y अक्ष में दर्शाना है, तो इसके लिए भी आपको पैमाना लेना है। तो हमने पैमाना क्या लिया है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो किसको दर्शा रहा है, 1 लीटर मात्रा को, पेट्रोल की बची हुई जो मात्रा है उसको दर्शा रहा है। इसी को कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे तो एक बड़ा खाना भी इसको लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको एक बड़ा खाना भी कहा जाता है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर लिखा। अब ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, तो आंकड़ों को हम देख लेते हैं। आंकड़े क्या हैं, तो दिन है 1 2 3 4 5, इसको हमने यहाँ x अक्ष में दर्शा दिए हैं। उसी प्रकार से बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है 4 3 2 1 0, तो ये कहाँ है, 4 3 2 1 और ये 0। इस प्रकार से ये पेट्रोल की बची हुई मात्रा हो गई। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं यहीं पर आपको जानना है। तो देखते हैं पहले दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितनी है, 4 है, तो ये पहला दिन हो गया। और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है, 4 है। तो हम जो दोनों के सीध में जहाँ पर बिंदु मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, उस बिंदु को ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पहले दिन बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4 लीटर, उसके लिए बिंदु हो गया। इसको हम कौन सा बिंदु ले सकते हैं, बिंदु 1 4, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, 1 4। उसी प्रकार दूसरा आंकड़ा क्या है, दूसरे दिन के लिए पेट्रोल की मात्रा कितनी है, 3 लीटर है, तो ये हो गया दूसरा दिन। और पेट्रोल की मात्रा कितनी है, 3 लीटर है। तो दूसरे दिन से हम ऊपर की ओर जाते हैं पेट्रोल की मात्रा में, तो कहाँ तक जाएंगे, 3 लीटर तक जाएंगे। तो ये 3 लीटर यहाँ पर आएगा आपको, इसकी सीध में देखते हैं ऐसा, तो ये बिंदु मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 2 3 के लिए। फिर तीसरे दिन में पेट्रोल की बची हुई मात्रा 2 है, तो ये तीसरा दिन हो गया। पेट्रोल की बची हुई मात्रा के हम ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे, 2 लीटर तक। तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, 2 और 3 के सीध में जो बिंदु मिलेगा उसको हम ये मार्क कर देते हैं। उसी प्रकार चौथे दिन में पेट्रोल की मात्रा कितनी है, बची हुई पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर है, तो ये चौथा दिन है। पेट्रोल की बची हुई मात्रा के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं, कितने लीटर बचा हुआ है, 1 लीटर। तो ये 1 और 4 के बीच में यह बिंदु हमको प्राप्त हुआ, ये बिंदु। फिर आंकड़ा देखते हैं कौन सा है, 5 और 0। तो 5 और 0 कहाँ पर आएगा, ये 5वां दिन और पेट्रोल की बची मात्रा 0 है। तो 0 आपको इसके पहले वाले जो वीडियो निर्देशांक ज्यामिति उसमें आपको बताया गया था कि जो दूसरा आंकड़ा है उसका मान y अक्ष का जो मान होता है, y का जो मान होता है वो x अक्ष पर 0 होता है। इसका मतलब 0, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 0 ये है, तो इसके सीध में जब जाएंगे तो 5 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा। तो ये कौन से बिंदु, ये जो बिंदु किसको दर्शा रहा है, 5वें दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितनी है, 0 है, उसको ये दर्शा रहा है। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, सभी बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। सभी बिंदु को इस प्रकार से स्केल की सहायता से मिला देना है। ये आपका ग्राफ हो गया, किसके लिए, जो आंकड़े दिए गए थे कि
एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों को निम्नलिखित श्रेणी में दर्शाया गया। ये जो आंकड़े दिए गए हैं उसकी सहायता से ये इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इस प्रश्न में केवल आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, तो आसानी से आप इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहते हैं, किताब में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 ये कहते हैं मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। ये देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इस समय दिया हुआ है वर्षों में और साधारण ब्याज दिया है रुपये में। समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। जैसे यहाँ पर इस प्रश्न में, अभी दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया था, ये दूसरा प्रश्न था, इसमें हमने दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के बीच जैसे ग्राफ खींचा था, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में भी हम समय वर्ष में और जो साधारण ब्याज है रुपये में, इन दोनों राशियों के बीच ग्राफ इन आंकड़ों की सहायता से खींच सकते हैं। एक को हमको एक्स अक्ष में लेना है, दूसरे को वाई अक्ष में लेना है, उसके बाद में पैमाना लेते हुए इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींच सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहते हैं, x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से -4 पूर्णांक संख्या है। मतलब हमको x का मान लेना है कहाँ से कहाँ तक, -4 से -4 तक। तो x का मान -4 से -4 तक क्या कहाँ तक जाएगा, वो मान कौन कौन सा होगा। तो आइए इसको ग्राफ की सहायता समझते हैं, ग्राफ कॉपी की सहायता से। तो x का मान -4 से -4 तक है, तो वो मान कौन कौन से होंगे, इसके बीच में और मान, तो -4 हो जाएगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4। ये -4 से 4 तक के x के मान हो गए। इन मानों के लिए हमको x वर्ग का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा गया है x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके। तो जब x की ये मान है तो इसके लिए x वर्ग के मान हो गए। तो ये x और x वर्ग के बीच में एक तालिका हो गई, x और x वर्ग के लिए एक तालिका बन गई। तो जब x का मान -4 होगा तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग -16 ही होगा। -3 का वर्ग कितना होगा, -9 होगा। -2 का वर्ग कितना होगा, -4 होगा। क्यों ये वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x के मान है और नीचे वाले जो मान है वो x वर्ग के मान है। ये प्रश्न में दिया गया है कि x की सहायता से x वर्ग के मान ज्ञात करिए। तो ये x के मान हो गए और इनकी सहायता से हम x वर्ग के मान ज्ञात कर रहे हैं। तो -2 का वर्ग 4 हो गया, -1 का वर्ग 1 हो गया, 0 का वर्ग 0 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इस प्रकार से x की विभिन्न मानों के लिए प्रश्न में यह कहा गया कि x के मानों को कहाँ से कहाँ तक लेना है, -4 से -4। तो -4 से -4 के बीच में और कौन कौन सी संख्या आएंगी, ये संख्या आएंगी और इनका वर्ग क्या हो गया, तो ये नीचे जो तालिका में है वही इनके वर्ग हो गए। अब क्या करना है हमको, x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचना है। तो x के ये मान हो गए, x वर्ग के ये मान हो गए। इन दोनों मानों, इन मानों के लिए, x के मानों के लिए और x वर्ग के मानों के लिए हमको आलेख या ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए फिर से प्रोसेस वही है कि एक आंकड़े को या एक राशि को हमको कहाँ लेना है, x अक्ष में लेना है और दूसरी राशि को हमको y अक्ष में लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आलेख या ग्राफ के लिए x के मान को, ये जो x के मान है -4 से -4 तक, उसको हमने x अक्ष में लिया है और जो x वर्ग के मान है उनको हमने कहाँ लिया है, y अक्ष पर लिया है। अब इसके लिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, x वर्ग के मान क्या है, ये जितने भी नीचे में मान दिए गए हैं उसको अगर आप क्रम से जमाना चाहें तो कहाँ से शुरू होगा, ये 0 से लेकर 16 तक होगा, 0, 1, 4, 9, 16। इस प्रकार से x अक्ष में मान कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो चूंकि इसमें ऋणात्मक मान भी हैं, x के जो मान है वो ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान x अक्ष में इधर आता है। तो आइए ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो ये इसके लिए ग्राफ की तैयारी हुई, देखिए ये x अक्ष है यहाँ से यहाँ तक पूरा और ये y अक्ष है।
दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों का जो कटान बिंदु है ये मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का मान भी यहाँ पर 0 होता है। और एक्स अक्ष में चूंकि हमको ऋणात्मक मान भी चाहिए, इसलिए हमको बाईं ओर के जो मान हैं वो भी लेने पड़ेंगे इसमें। सॉरी, एक्स अक्ष के बाईं ओर के मान जो है ऋणात्मक होंगे और एक्स अक्ष के दाईं ओर के जो मान है वो धनात्मक होते हैं। और चूंकि एक्स वर्ग को हमने कहाँ लिया है, एक्स वर्ग को हमने कहाँ लिया है, वाई अक्ष में लिया है, तो इसके मान जो है पूरे धनात्मक है, इसलिए हमने एक्स वाई के मान को पूरे धनात्मक दिशा में मतलब ऊपर की ओर लिया है। एक किसके मान है, ये एक्स वर्ग के मान है। तो इस प्रकार से चूंकि x के ऋणात्मक और धनात्मक मान दोनों हैं, इस प्रकार इसलिए ऋणात्मक मान जो है वो बाईं ओर होते हैं, इसलिए बाईं ओर ले लिए, और धनात्मक मान दाहिने ओर होते हैं, इसलिए दाईं ओर धनात्मक मान को ले लिए। उसके बाद y अक्ष में हमने x वर्ग के मान को लिया है जो कि धनात्मक है, इसलिए इसको हम y अक्ष में ऊपर की ओर लिए हैं। अब पैमाना क्या होगा, तो इसमें हमने क्या किया है, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया है, और उस हिसाब से वो आगे बढ़ते जाएगा। वाई अक्ष पर यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम यहाँ पर x के वर्ग ले रहे हैं, इसलिए एक एक खाने को हमने एक एक अंक के वर्ग के बराबर ले लिया है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कि 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, 9 3 का वर्ग हो गया, 16 4 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से हम एक एक खाने आगे बढ़ते जाएंगे, तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें पैमाना लेना है। अब जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम बिंदु लेते हैं और फिर उन बिंदुओं को मिला करके ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए, आंकड़े क्या क्या है हमारे पास में। तो एक तो है ऋण 4 और 16। चलिए, इसमें आप देख लीजिए, एक साथ अब दिखेगा आपको ऐसे। ये देखिए, इधर आंकड़े हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हमको ग्राफ में उन बिंदुओं को दर्शाना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ऋण 4 और 16। तो ऋण 4 कहाँ पर है, ये आपका ऋण 4 है, ये ऋण 4 है, और 16 कहाँ है, यहाँ पर 16 है। तो दोनों का जो सीधे में जो बिंदु आएगा, ऋण 4 से ऊपर की ओर चलते हैं और 16 से बाईं ओर चलते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलेंगे वो ऋण 4 16 बिंदु हो जाएगा। तो ये बिंदु प्राप्त हो गया, ऋण 4 16 हो गया ये। उसी प्रकार दूसरा जो आंकड़ा क्या है, ऋण 3 और 9। तो ये ऋण 3 हो गया, 9 ऊपर की ओर चलते हैं तो मिलेगा आपको वाई अक्ष पर, ये 9 है, तो 9 की सीध में हम ये बिंदु ले लेते हैं ऋण 3 और 9 के बीच में। तो ये ऋण 3 9 हो गया। उसके बाद में ऋण 2 4, तो ये ऋण 2 हो गया और ये 4 हो गया, दोनों की सीध में ये ऋण 2 4 हो गया। फिर ऋण 1 और 1, तो ये ऋण 1 हो गया और ये 1 हो गया। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दोनों की सीध में। उसके बाद 0 0, तो 0 0 जो मूल बिंदु होता है वो बिंदु हो गया। फिर इधर चलते हैं धनात्मक दिशा में, तो आंकड़ा है 1 1, तो 1 1 कौन सा होगा, ये 1 हो गया धन 1, और ये 1 ये वाला बिंदु हो गया। उसके बाद में 2 4, अब ये धनात्मक मान है सारे, तो धनात्मक जो चतुर्थांश है उसमें आएगा, जिसमें x और y के मान दोनों धनात्मक होते हैं। तो 2 4 कहाँ मिलेगा, 2 से ऊपर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर हमको ये 2 4 मिलेगा। उसके बाद में क्या है, 3 और 9, तो 3 से ऊपर की ओर चलते हैं, 9 तक पहुँचते हैं, तो ये बिंदु हमको मिलता है 3 9। फिर 4 16, तो ये 4 से ऊपर चलते हैं 16 तक, तो ये आपको मिलेगा 4 16। अब क्या करना है, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को क्रम से मिलाना है, कहीं से ऐसा नहीं मिला, इन दोनों को ऐसे नहीं मिला देना है, ऐसे इन दोनों बिंदुओं को नहीं मिलाना है। जिस क्रम से आपने इन बिंदुओं को लिए थे उसी क्रम से मिलाना है। तो हमने पहले इधर ऐसे इन बिंदुओं को प्राप्त किया था,
तो इन बिंदुओं को पहले आपको मिला देना है। जी, उसके बाद में फिर इन बिंदुओं को इस प्रकार से स्केल की सहायता से मिला देना है। तो ये आपका बन गया। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्या है, उसके लिए ग्राफ। ये x के मान क्योंकि ऋण 4 से धन 4 तक थे, तो वो मान हमको वो मान कौन से होंगे? ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये x के मान हो जाएंगे। इसके लिए x वर्ग का मान हमने प्राप्त किया। फिर x के लिए x अक्ष लिया और x वर्ग के लिए y अक्ष लिया। फिर पैमाना लिया, पैमाने के बाद में हमने बिंदु प्राप्त किए आंकड़ों की सहायता से, और बिंदुओं को मिलाने के बाद में हमको ये ग्राफ प्राप्त होता है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का ये उत्तर होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। ये सप्ताह दिए गए हैं और प्याज की मात्रा दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख कीजिए। मतलब ये जो सप्ताह दिए गए हैं और उन सप्ताह में, ये पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा और 5वां सप्ताह, इनमें खपत किए गए प्याज की मात्रा भी दी गई है। तो पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम, 5वें सप्ताह में 5 किलोग्राम। इस प्रकार से खपत दिए गए हैं। इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने का तरीका आपको बता दिया गया है कि एक जो राशि है उसको हमको x अक्ष में लेना है, दूसरी राशि को y अक्ष में लेना है, फिर पैमाना लेना है, और पैमाना लेने के बाद में आंकड़ों की सहायता से हमको बिंदु प्राप्त करना है, और उन बिंदुओं को मिलाने के बाद में जो चित्र हमको दिखेगा वो दिए गए आंकड़ों का अभिष्ट ग्राफ होगा। चलिए इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्नावली 6 क्या कहते, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहते हैं देखते हैं। एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण S बराबर T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो, जहां T ताप अंश सेल्सियस में व S चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T बराबर 25 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आलेख को देखकर आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्रश्न में आलेख बनाना पड़ेगा, और आलेख बनाने के लिए हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। आंकड़े कहाँ से आएंगे? तो उस प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार ही आपको आंकड़े मिलेंगे। यहाँ पर तापमान के जो आंकड़े हैं वो दिए गए। तापमान के आंकड़े क्या है? T बराबर 25 अंश सेल्सियस है, 30 अंश सेल्सियस है, 35 अंश सेल्सियस है और 40 अंश सेल्सियस है। ये ताप के 4 मान दिए गए हैं। ताप जो कि T के द्वारा प्रदर्शित किया गया उसके 4 मान दिए गए हैं। अब चाल और तापमान में ये एक संबंध दिया हुआ है। इस संबंध की सहायता से हम ताप के विभिन्न मानों के लिए S के विभिन्न मान प्राप्त करेंगे, और उन मानों की सहायता से फिर हम एक आंकड़ा, एक तालिका प्राप्त करेंगे, और उस तालिका की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो इस प्रश्न का हल आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी
बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, आसान सा है। देखिए ये प्रश्नानुसार चाल और ताप के मध्य संबंध दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है S बराबर T-20/5 ये दिया हुआ है। उसके बाद में टी के लिए 4 मान दिए गए हैं, टी बराबर 25 अंश, टी बराबर 30 अंश, टी बराबर 35 अंश, टी बराबर 40 अंश। इन चारों मान के लिए हम एस का मान इस संबंध की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो टी बराबर 25 अंश के लिए तो यहाँ पर हम 25 रख देंगे, तो ये 25 ऋण 20 हो जाएगा और बटे 5, 25 ऋण 20 बराबर 5 और बटे 5, 5 बटे 5 बराबर 1, जो कि किसका मान है, चाल का मान है, जो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर पर सेकंड को दर्शाता है। टी बराबर 30 अंश के लिए तो यहाँ टी की जगह हम 30 रखेंगे, तो 30 ऋण 20, 30 ऋण 20 बराबर हो गया 10 बटे 5 बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर टी बराबर 35, ये सब मान प्रश्न में दिए गए हैं। टी बराबर 35 अंश के लिए तो यहाँ टी की जगह में हम 35 रख देंगे, तो 35 ऋण 20 हो जाएगा, तो बराबर होता है 15 और नीचे में बटे 5, तो 5 से 15, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। फिर टी का जो अंतिम मान दिया हुआ है 40 अंश सेल्सियस, इसके लिए एस का मान ज्ञात करेंगे इस सूत्र के साथ, इस संबंध की सहायता से। टी की जगह में हम 40 रखेंगे, तो 40 ऋण 20 बराबर हो गया 20 और नीचे में 5 बटे 5 है, तो बटे 5 हो गया, 5 चौक 20, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये जो मान है टी बराबर 25 के लिए एस का मान 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, टी बराबर 30 के लिए एस बराबर 2, टी बराबर 35 के लिए एस बराबर 3, टी बराबर 40 के लिए एस बराबर कितना गया 4। इन मानों को हमने क्या किया, इस तालिका में उसको हमने दर्शा दिया। तो ये टी के मान हो गए और ये एस के मान हो गए, चाल के मान हो गए। टी बराबर 25 के लिए चाल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, टी बराबर 30 के लिए चाल 2, टी बराबर 35 के लिए चाल 3, टी बराबर 40 के लिए 4, चाल जो है वो 4। इस प्रकार से ये तालिका तैयार हो गई। अब तालिका में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक राशि को एक्स अक्ष में, दूसरी राशि को वाई अक्ष में दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, ताप को एक्स अक्ष में दर्शाया है और चाल को हमने वाई अक्ष में दर्शाया है। देखिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम पैमाना लेते हैं। ये पैमाना लिया हुआ है, तो एक्स अक्ष में हमने क्या लिया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें आंकड़े कम है, 4 ही आंकड़े हैं, 1 2 3 और 4 आंकड़े हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ज़्यादा गैप में ले लिया है आंकड़ों को, पैमाने को। तो 2 सेंटीमीटर को हमने 5 अंश सेल्सियस ले लिया है, तापमान लेना है इसमें। तो यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ तक हो गए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हमने क्या ले लिया है, 5 अंश सेल्सियस के लिए मान लिया है। तो यहाँ से देखते हैं 5 अंश सेल्सियस बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, 30 में 5 बढ़ेगा तो 35 हो गया। शुरू वाले को आप जहाँ से शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके बाद जो आप पैमाना लिया उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। फिर वाई अक्ष में हमने क्या पैमाना लिया है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर, मतलब 2 बड़े खाने, यहाँ तक ये एक बड़ा खाना हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा बड़ा खाना हुआ, तो यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया है, 1 लिया है। 1 क्या है इसमें, वाई अक्ष में 1 क्या है, क्या लिया हमने, चाल लिया है, तो 1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारे चाल को प्रदर्शित करते हैं। अब आंकड़ों की सहायता से हमको ग्राफ को लेना है। तो आंकड़े क्या क्या हैं देखते हैं। तो 25/1 ये पहला आंकड़ा है, 25/1, तो ये हो गया 25, ऊपर चलते हैं तो हमको 1 मिलेगा, तो ये हो गया 25/1 के लिए बिंदु। उसके बाद में दूसरा आंकड़ा क्या देखते हैं, तो 30 और 2 है, टी का मान 30, एस का मान 2। तो टी का मान कहाँ है, एक्स अक्ष में है, तो ये टी हो गया। ऊपर चलते हैं तो हमको वाई का मान मिलेगा 2, ये बिंदु मिल गया।